हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 5 आपके जो किंगडम होते हैं वो 5 किंगडम आपको मैंने बताए थे। ठीक है, और ये किसने दिया था? R.H. बिटेकर सर ने दिया था 1969 में। ठीक है, 1969 में दिया था। ठीक है, तो हम जानेंगे आज प्लांट्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से इसमें किंगडम थे। मोनेरा था। ठीक है, मोनेरा के बाद कौन आया था? मोनेरा के बाद फंगी था। ठीक है, प्लांटी था। ठीक है, एनिमेलिया था। ठीक है, और आपका एक और था प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। मोनेरा पढ़ लिया हमने, फंगी पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया है। आज बारी है प्लांट की। प्लांट किंगडम पूरा एक चैप्टर है आपका जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसके बाद एनिमेलिया, एनिमल किंगडम करके एक चैप्टर होगा पूरा। इसमें आपको पूरा एनिमल किंगडम डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। ठीक है, बात कर लेते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आज पढ़ेंगे प्लांट, और प्लांट किंगडम होता क्या है ये हम वन बाय वन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अर्लिस्ट क्लासिफिकेशन आया, कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस चैप्टर में भी, कि जब सबसे पहले आपका अर्ली क्लासिफिकेशन दिया वो दिया आपके कैरोलस लीनियस अंकल ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस अंकल ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम वगैरह देखा। ठीक है, सुपरफिशियल चीजें देखी, बाहर बाहर से। ठीक है, क्या देखा? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर देखे? मॉर्फोलॉजिकल, जो बाहर से दिखते हैं आपको। उन्होंने कोई भी एनाटॉमी वगैरह कुछ नहीं देखा। ठीक है, सिर्फ देखा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, और इन्होंने सबसे बड़ा मिथ क्या था इनके दिमाग में, कि हर्ब सर्व और ट्री होते हैं। ठीक है, बस बाहर से देख देख के उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दे दिया। ठीक है, और इन्होंने सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या किया, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या है इन्होंने, कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वल वेटेज दे दिया। इक्वल मतलब समान अधिकार दे दिया। ठीक है, तो इनको बराबर रख दिया इन्होंने। सबसे बड़ा ब्लेंडर इनका यही था। फेलियर इनका जो होने का जो कारण था सबसे बड़ा यही था। ठीक है, अब दिस इज नॉट एप्लीकेबल। क्या होता है? अगर ऐसा हम करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि वी नो दैट आफ्टर द वेजिटेटिव कैरेक्टर, कुछ समय बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर देखो, एक है आपका एसेक्सुअल और एक है आपका सेक्सुअल। अब पहले कौन आया? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपका एसेक्सुअल वाला। ठीक है, जब हमारे पास बहुत कम सुविधाएं थी तब हमारे पास क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब क्या हुआ? मॉडर्न चीजें हो गई हैं। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आप मल्टी सेलुलर बन गए हैं, आपके पास ऑर्गन आ गए, ऑर्गन सिस्टम आ गए, आप पूरे ऑर्गेनिज्म बन गए हो, आपके पास बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई हैं। तो अब क्या है, जो असेक्सुअल है, जो एसेक्सुअल का टाइप है, वो कहीं ना कहीं आपका बहुत कम हो गया है, और उसका ज्यादा स्कोप भी नहीं बचा। स्कोप मीन्स कि वो अब ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता जितने अच्छे से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो आप इक्वल वेटेज उसको नहीं दे सकते। अब आपके पास एक बाइक है, समझ लो एग्जांपल के तौर पर यामा। ठीक है, और ये यामा पुरानी बाइक थी एक, और अभी की आप हंटर ले लो 350। अब आप बोलो कि इन दोनों का जो
माइलेज है, मॉडल है, चलने की स्पीड है, वो सब इक्वल होगी? तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए इनका ये मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है, इसी की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया। ठीक है, समझ में आया? इक्वल वेटेज देने की वजह से ये क्या हो गया, आपका फेल हो गया मॉडल। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपके किसने दिया, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं, बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर करके थे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिए, सबसे पहले इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिए बेटा, इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर काम किया, नेचुरल चीजों के ऊपर काम किया। ठीक है, और चीजों को क्या है, सिमिलैरिटी, इन्होंने क्या देखी, सिमिलैरिटी देखी सबसे ज्यादा। ठीक, ठीक है, कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, इन्होंने क्या किया, सिर्फ जो बाहरी फीचर्स थे, जो मॉर्फोलॉजिकल आपको दिख रहे थे, वो फीचर्स नहीं लिए, उनके साथ साथ कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल चीजें भी देखी, जैसे कि आपकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है, एनाटॉमी हो गई, ये सारी चीजें उन्होंने क्या दी, देखी। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है अच्छे से काम किया और ये आगे चल के अच्छा साबित हुआ। ठीक है, किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, और ये क्या था, बेटर था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से। ठीक है, जो आपका आर्टिफिशियल दिया था कैरोलस लिनियस सर ने, उससे ये बहुत ज्यादा बेटर था, क्योंकि ये जो काम कर रहा था सिमिलरिटीज पे कर रहा था। दूसरी बात, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं लिए थे, सिर्फ इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर लिए, एनाटॉमी ली, एम्ब्रियोलॉजी ली, फाइटोकेमिस्ट्री ली, उन्होंने सारी चीजें देख के ये चीजें डिसाइड की कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया आपका। उसके बाद करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स से क्या समझते हो, फाइलोजेनेटिक्स से मतलब बहुत प्राचीनता की बात चल रही है। ठीक है, पीछे की बात चल रही है। तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तब आपका इवोल्यूशन हुआ था, तब के रिलेशनशिप की बात चल रही है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में आपकी सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल, जैसे कि आप देखोगे सेम टैक्सा के होने चाहिए और कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। एंसेस्टर मतलब आपके पूर्वज। ठीक है, आपके पूर्वज कौन है, मंकी है ना, गोरिल्ला, आप उनकी तरह तो दिखते हो। तो ये हो गया आपका। These become more important when their supporting fossil evidence, तो इसका कोई सपोर्टिंग फोजाइल एविडेंस नहीं है, ये लिखा है नो सपोर्टिंग फोजाइल एविडेंस, तो इसका कोई आपको अब एविडेंस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ये हो गया आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर क्वेश्चन आएगा तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस है, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बस यहां दिख गया, आंसर लगा देना, हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स की बात चल रही है आपके, किसकी, नंबर्स की, नंबर्स की बात चल रही है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है बेटा, एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आर टेकन इनटू अकाउंटेड, अकाउंटेंट मतलब आपने पढ़ा होगा ना, अकाउंट्स 11th में पढ़ते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं जो, वही नंबर्स की बात चल रही है। ठीक है, विच इज नाउ इजीली कैरी, इजीली कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, तो इसके लिए किस चीज का यूज करते हैं आप, कंप्यूटर्स का। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखने के लिए आप कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर, कोड, असाइन, ऑल द कैरेक्टर आर गिवन, इक्वल इंपोर्टेंट, सम, समटाइम्स क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर भी इसमें हम एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा टेक्निक है, इसमें थाउजेंड्स, 1000 से ज्यादा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर भी एक बार में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो कोई
कीमो से आपके दिमाग में आएगा केमिकल्स की बात चल रही है, ठीक है। कीमो से आपके रिलेट करना होता है बेस्ड ऑन केमिकल। केमिकल लाइक डीएनए हो गया आपका, प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गई, या पिगमेंट्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब हो गए किस वजह से, कीमोटैक्सोनॉमी पे, ठीक है। कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं लाइक मेडिसिन हो गई आपकी, ठीक है, गम हो गए, रेजिन हो गए, ये सब आपकी क्या होते हैं स्पेशल केमिकल्स, ठीक है। यहां तक आप करिए, जो समझ नहीं आया पूछ सकते हो। तो बात कर लेते हैं बेटा एल्गा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है ना बेटा, इनकी कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे आपके एल्गा हो गए, उनके अलग फीचर्स होंगे, आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, उनके टेरिडोफाइट्स के अलग होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजों को मैंने क्या किया, एक जगह कंसाइज करके आपको एक जगह टेबल के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। क्या हुआ है इसमें, सबसे पहले बात करेंगे हम एल्गा की। एल्गा में क्या है बेटा, एल्गा में थैलस होता है, ठीक है, थैलस होता है, ठीक है। और क्योंकि इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, ठीक है। थैलस होती है, रूट सूट और जो भी होता है वो सब एक ही जगह होता है, ठीक है। दूसरी बात ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स में भी थैलस होता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स भी कुछ बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स में क्या है बेटा, ये काफी बड़े थे, इनके पास क्या था, थैलस नहीं था। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके पास भी थैलस नहीं होता, ठीक है। तो इन तीनों के पास थैलस नहीं होता, इन दोनों के पास थैलस होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, एक कंडीशन होती है, स्टेज होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट की जो कंडीशन होती है, जो स्टेज होती है, वो 2n होती है। 2n मतलब ये अपलोइड ही है, ठीक है, ठीक है। और n होती है गैमेटोफाइट की, ठीक है। तो ये इनकी अपलोइड होती है 2n और n, ये इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। आया समझ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है बेटा, जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या करता है, कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस करता है और कहीं नहीं करता, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप जानेंगे, ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों को, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या होता है एल्गा में, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। इसमें जो स्पोरोफाइट होता है मतलब जो डेवलप हो गया है, पहले क्या होता है एन आता है फिर 2n आता है ना, ऐसे ही अगर आप एन और 2n देखेंगे, सिंपली ऐसे भी समझेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि पहले कौन आया होगा, एन आया होगा, मतलब गैमेटोफाइट आया होगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है जो स्टार्टिंग है, क्योंकि एल्गा बहुत प्राचीन, सबसे पहले जो आपकी पृथ्वी पे चीजें ग्रो हुई थी, प्लांट्स आए थे, तो एल्गा ही आए थे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे क्या, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए किस पे, गैमेटोफाइट। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसको खाना देंगे, ठीक है। अब अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स में भी यही होता है, क्योंकि मैंने बोला ये भी छोटे होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में भी क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं किस पे, एन का मतलब गैमेटोफाइट और 2n का मतलब स्पोरोफाइट। तो ये डिपेंड है किस पे, ये मैंने एरो से बताया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ इसके जैसे सेम सेम कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ये लिखा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट, और इनकी भी, इन दोनों की कैसी होगी प्लांट बॉडी, जो होगी गैमेटोफाइट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों हो सकते हैं, इसमें से दोनों में से कोई भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं, जैसे कैन डू फोटोसिंथेसिस, दोनों में से कोई भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बट इनका जो लाइफ साइकिल होती है, वो जो स्टेज होती है, इनकी जो स्टेज होती है वो 2n होती है, मतलब स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। डोमिनेंट वाली स्टेज होती है, जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। इन दोनों में जो डोमिनेंट स्टेज थी वो थी गैमेटोफाइट, इसमें एल्गा और ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। ऐसे सेम एज इसमें भी यही होता है, इसमें
इसमें भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे। इन दोनों में क्या होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। क्या होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट। तो अब मैं याद करा देता हूं आपको, एल्गा में क्या होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा स्पेरोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स में भी सेम सेम यही रहेगा। और बात आती है टेरिडोफाइट्स की, तो इसमें दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की, तो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये इसकी स्टेज हो गई। अब बात करते हैं इनके वेस्कुलर टिश्यू की, कि किसमें वेस्कुलर टिश्यू आ गया था। तो अब क्या था, एल्गा की तो बहुत छोटा था, तो उसमें रूट सूट ये सब दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो उसमें तो वेस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, समझ ही सकते हो आप, एब्सेंट होंगे, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होंगे। वैसे ही सेम ब्रायोफाइट्स भी बहुत छोटे छोटे थे, वो भी बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है। छोटे प्लांट्स होते हैं तो मतलब उनके पास रूट जैसी, सूट जैसी, इनके जैसी स्ट्रक्चर थी, बट वो रियल नहीं थी, ट्रू नहीं थी। तो इनके पास भी क्या है, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। अब बात आई टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट में आते आते क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल हमारे पहली बार जो आए वो टेरिडोफाइट में आ गए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार टेरिडोफाइट में आपके वेस्कुलर बंडल आए थे, ठीक है। वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो होंगे, क्योंकि आसपास की जितनी भी चीजें हमारे, हम अपने घर के आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं मैक्सिमम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ही देखते हैं, ठीक है। ये सब नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। बात कर लेते हैं अब एल्गा की। एल्गा क्या होता है, थैलस होता है। थैलस इसका कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और उसमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए आपके काम आती है। प्रेजेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कैसे होते हैं। थैलस फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, वेस्कुलर होते हैं, वो वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया एल्गा की। अब इसके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। अगर एल्गा के हैबिटाट की बात करेंगे तो लार्जली क्या होंगे, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। दोनों तरह के पानी में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। और ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ नमी रहती है, मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट स्टोन पत्थर देखे होंगे जो आप नदियों के किनारे देखते हो, नमी वाले पत्थर, मतलब नदी अभी बह रही थी, कुछ समय बाद बंद हो गया, पानी आना कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें क्या नमी रह जाती है, तो वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इनके साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज क्या होता है इनका, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। फ्रॉम साइज ऑफ एल्गा वेरी वेरिएबल, डिपेंड करता है, वेरिएबल होता है मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कोई छोटा होगा बहुत ज्यादा, और बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका कैल्प हो गया, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स क्या होते हैं बेटा, एक कॉलोनी बना के रहते हैं। कॉलोनी मतलब आप कॉलोनी में रहते हो तो वही कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ऊपर जो दिखाई गई है यहाँ पे डायग्राम है एनसीईआरटी में, यहाँ पे वो पेरेंट्स कॉलोनी है, और अंदर छोटी छोटी जो दिखाई गई है वो डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा याद देख लेना एक बार, तुम एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की इसके बात करें, मोस्ट कॉमन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनका पाया जाता है, ठीक है। असेक्सुअल कैसा होता है, मोस्ट कॉमन जूस्पोर। जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। कैसे हो, मोटाइल, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक दो बार, ठीक है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ कि जूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल क्या गैमेट्स होंगे, सेक्सुअल गैमेट्स, सेक्सुअल गैमेट्स क्या होंगे, इनके फ्यूज होंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। फ्यूज होकर क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब तीन टाइप के इनके क्या होंगे, गैमेट्स होंगे, जैसे कि आइसोगैमस हो गए, अनाइसोगैमस हो गए, उगैमस हो गए, ठीक है। आइसोगैमस में क्या होंगे, सिमिलर तरह के गैमेट्स होंगे, ठीक है। अब वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी। जो फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल दे रखा है वो यूलेथ्रिक्स दे रखा है, और नॉन फ्लैजिलेटेड का दे रखा है आपका स्पायरोगायरा, ठीक है। अब बात करते हैं अनाइसोगैमस। अनाइसोगैमस से ही आप समझ में आ रहा है, अनाइसो एन आ गया तो मतलब डिसिमिलर। इसका एग्जांपल एक ही दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, यूडोराइना, ठीक है। तो ये आप याद कर लोगे, ठीक है। अब उगेमस की बात करते हैं। उगेमस में क्या होता है, इसके दो एग्जांपल आपके दे रखे हैं, फ्यूकस और बॉलवॉक्स। फ्यूकस और बॉलवॉक्स, तो इसमें क्या कंडीशन होती है बेटा,
यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। इसमें क्या होता है, मेल जो होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, ठीक है। मेल जो होता है मोटाइल होता है उगेमस कंडीशन में, मोटाइल होता है स्मॉल होता है। और फीमेल जो होती है, फीमेल गैमेट्स जो होता है तो वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल और लार्ज होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इसकी उगेमस की, तो ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब एल्गा के बहुत सारे और भी काम है, जैसे एल्गा यूजफुल होता है हमारे लिए, मेंस के लिए, वो डिपेंड करता है वैरायटीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज हैं एल्गा की। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2, जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है धरती की, उसको ऑन द अर्थ, फिक्सेशन ऑन द अर्थ कैरी आउट द एल्गा थ्रू द फोटोसिंथेसिस। कहना क्या चाहती है लाइन, ये लाइन कहना चाहती है जो हमारी पृथ्वी की एटलीस्ट हाफ मतलब 50% से ज्यादा या कम, 50% के लगभग जो हमारी CO2 का फिक्सेशन करते हैं वो कौन करते हैं, एल्गा करते हैं। एल्गा करते हैं किस चीज से करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और फिक्सेशन हो जाएगा, CO2 ले लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए और उससे क्या बना देंगे, फूड बना लेंगे अपना ये, और क्या करेंगे आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है। ये वाली एक रिएक्शन तो पढ़ी होगी ना आपने, CO2 करके ऐसे, ठीक है, वाटर ले गया ऐसे, फिर उससे C6H12O6 प्लस O2 निकल जाता है, ये सब ये वाली रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस वाली, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी तो क्या आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा इसमें से, खाना ये खुद रख लेंगे अपना, ठीक है। आगे समझ, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। और कुछ स्पीसीज, मैनी स्पीसीज ऑफ, जैसे कि PLC, PLS, पोरपायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम, ये 3 स्पीसीज ऐसी होती हैं जो क्या होती है, खाने लायक होती हैं। और 70 इसमें अमंग द 17 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गा, कुछ 17 स्पीसीज और हैं मराइन एल्गा की जो क्या है, खाने लायक है, जो फूड के रूप में आप यूज करते हैं, ठीक है। ये भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। अब सर्टेन सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा, कुछ जो मराइन और रेड मराइन एल्गे होते हैं, रेड और ब्राउन, वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलोइड निकालते हैं। हाइड्रोकोलोइड से मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस निकालते हैं, ठीक है। कौन निकालते हैं, रेड एल्गा और ब्राउन एल्गा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक अगार अगार दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। अगार अगार क्या होता है, ये एक एल्गा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एल्गा क्या करता है, कमर्शियली प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे जिलीडियम होगा, ग्लेसिलेरिया, ये ऑब्टेंड करता है मतलब बनाता है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ग्लेसिलेरिया और जिलीडियम का, तो जिलीडियम और ग्लेसिलेरिया का फायदा क्या होता है, ये माइक्रोब्स को ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है, और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, जो आप खाते हो ना आइसक्रीम और जेलीज, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और दे रखा है आपका क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला क्या होता है, एक यूनिसेलुलर एल्गा है, एक सिंगल सेल एल्गा है, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन में क्या होता है, रिच होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। और इसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स के। इवन जो स्पेस में ट्रेवलर्स जाते हैं हमारे, स्पेस में चांद पे जाते हैं जैसे, तो वहां पे भी इस यूनिसेलुलर एल्गे के कुछ कैप्सूल्स या टैबलेट्स के रूप में इसको ले जाते हैं, इसलिए इससे बहुत कम खाने में आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल सके, इसलिए इसको हम ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया। कल से हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्गा, खत्म करेंगे पहले। एल्गा के भी 3 टाइप होते हैं, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भी आपके लिवर वर्ड्स आ जाएंगे, मोसेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो यहाँ ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो थोड़ा बहुत जो भी है वो पढ़ा देंगे। कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम एल्गा पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आगे मिलते हैं।